चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के बारे में मैं एक बात बता देती हूँ, ये क्लास 9th जैसा बिल्कुल नहीं। क्लास 9th में क्या होता था, आपको 6-7 फॉर्मूले रटने होते थे, ये सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते थे, आप निकाल लेते। यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट एक समझाया जाएगा और वो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है और फिर एरिया निकालना है। क्या होता था 9th में, आपको एक सिलेंडर दे दिया और बोला इसका एरिया निकालो, या फिर इसका एरिया गिवन होता था, रेडियस गिवन होती थी, हाइट निकालो। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में ये दे देंगे कि इसके ऊपर एक कोन है, इसके नीचे एक हेमिस्फेयर है, अब इसका एरिया निकालो। या फिर बोल देंगे कि ये कोन है, इसके अंदर से एक हेमिस्फेयर निकला, निकाल दिया, अब बताओ कि जो बचा हुआ सॉलिड है उसका एरिया क्या है। ये मैं अभी एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। सेम चीज आपसे वॉल्यूम में पूछी जाएगी, सेम चीज आपसे वॉल्यूम में पूछी जाएगी। ये फिगर है, इसका वॉल्यूम बताओ। ये कौन है जिसमें से मैंने हेमिस्फेयर निकाल दिया, इसका वॉल्यूम बताओ। या फिर बोलेंगे कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसमें से कोन बाहर निकाल दिया, अब बताओ जो बचा है उसका एरिया निकालो, या जो बचा है उसका वॉल्यूम निकालो। First exercise talks about area, second exercise talks about volume. But you have to understand what is the difference between area and the volume. सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं। एरिया क्या होता है? What is the area? Total inner surface of the figure. And what is volume? कैपेसिटी। सो एरिया बेसिकली, मोटा मोटा बड़े सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको, अभी तो मेरे आगे बड़े भारी भरकम वर्ड यूज किए गए हैं। इनर सरफेस, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस? नो। So I'll tell you in a simple language, I can say that area of any figure is the space that it occupies. ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये कितनी स्पेस ले रहा है? ये इतनी स्पेस ले रहा है, तो ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया की डेफिनेशन है द स्पेस विच इट ऑक्यूपाइज। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है द क्वांटिटी विच इट कैन होल्ड, द क्वांटिटी विच इट कैन होल्ड। एक दो एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, बिल्कुल क्लियरली दोनों में लॉजिक समझ आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये एक सिलेंडर है, ये कप है एक्चुअली, सिलेंड्रिकल शेप का। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या है, तो इसका मतलब आपको जितना सिलेंडर दिख रहा है, आप फॉर्मूला लगा के वो एरिया निकाल रहे हो। बट अगर मैं आपसे पूछूं तो एरिया है दिस, ये जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज योर एरिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें चाय डाल दूं या अगर मैं इसमें पानी डाल दूं, तो ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, दैट इज योर वॉल्यूम। ठीक है, पहले तो सबसे पहला स्टेप in this chapter is that you should know when to find out area, when to find out volume. What exactly is area, what exactly is volume. ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने क्ले देखी है? क्ले, ठीक है, मैंने क्ले को लिया और मैंने उसको मुट्ठी में दबा दिया और क्ले की ये शेप आ गई। ठीक है, मैंने उसको मुट्ठी में अच्छे से दबा दिया और ये मेरे क्ले की शेप आ गई। मेरी डॉटर ने मुझसे यही लिया और उसने कहा मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। ठीक है, उसने इसकी रोटी बनाई बेल के, तो उसकी ये शेप आ गई। देखा जाए तो दोनों क्ले तो सेम ही थी, बट इनके एरियाज डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरी मुट्ठी में था वो तो इतनी सी जगह ले रहा था
और जब उसने उसको फैला दिया तो वो ज्यादा जगह ले रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगी कि जो इनके एरियाज होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट। एरिया को ढंग से समझो। मैं आपको ये बताऊं, ये 10th का सबसे मुश्किल चैप्टर है, सबसे मुश्किल। बट जैसे मैं आपको समझा रही हूं, आपको ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा। तो प्लीज ट्राई एंड अप्लाई लॉजिक इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। और शुरू से बी अटेंटिव इन द क्लास। जहां पे आपकी कंसंट्रेशन इधर से उधर हुई, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मैंने क्ले को मुट्ठी में दबाया तो वो इतना सा था। जब मेरी डॉटर ने उसकी रोटी बनाई तो उसका एरिया बढ़ गया। तो यहाँ पे आई कैन से दैट एरियाज आर डिफरेंट। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इनके एरियाज आर डिफरेंट। ऑल्दो ये क्ले सेम ही है, सेम क्ले से मैंने दो चीजें बना दी, दोनों का एरिया डिफरेंट है। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होता है? क्वांटिटी। वॉल्यूम क्वांटिटी होता है। अगर मैंने क्ले सपोज 1 ग्राम ली है, तो चाहे मैंने उसको मुट्ठी में दबाया या चाहे मैंने उसकी रोटी बनाई, उसकी क्वांटिटी तो डिफर नहीं की। इसका मतलब इन दिस केस द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ये समझ आया एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस। अब हम एरिया को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक सिलेंडर दे दिया, ऊपर एक कोन रख दी और नीचे रख दिया एक हेमिस्फेयर, और आपको बोला इसका एरिया निकालो। आपको पता है एरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करती हूँ, सारी फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज लिखता हूँ। तो आपको फॉर्मूलाज जो है दैट शुड बी ऑन योर टिप्स फॉर दिस चैप्टर। फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहली फिगर है हमारी क्यूबॉइड। साथ साथ फिगर ड्रॉ करते जाओ और उसके एरियाज और वॉल्यूम्स लिखते जाओ। सबसे पहले आएगा क्यूबॉइड। हमने 9th में सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सारे फॉर्मूलाज। देखती हूँ किसको कितने याद है ये फॉर्मूला। सो ये होता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, ये लेंथ होती है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस इज योर हाइट। तो क्यूबॉइड का TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। सो द TSA of cuboid is twice of LB plus BH plus LH। और लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमने टॉप और बॉटम दोनों हटा दिए। इसका मतलब टॉप और बॉटम के जो डायमेंशन होते हैं वो LB होते हैं, तो हम पूरे आंसर से टोटल सरफेस एरिया से LB हटा देंगे, BH प्लस LH। और उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। इसी के साथ मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रही हूं, जो कि इस बार CBSE के सैंपल पेपर में आया है, वो है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। प्लीज इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये मैंने आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है, आपको ये करवाया हुआ है मैंने। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड होता है √L² प्लस B² प्लस H²। और डायगोनल जो होता है, कभी कभी पता है क्या होता है, आपको एक बोला होगा एक रूम है, find the length of the longest rod that we can put in that room. So the longest rod that we can put in a cuboid is its diagonal. So diagonal is the longest rod, right? Longest side हम बोल सकते हैं। अब हम आते हैं क्यूब पे, और ये इस बार आपके सैंपल पेपर में आया हुआ। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों सेम होते हैं। आपने जैसे डाइस देखी होगी जब आप लूडो खेलते हो, तो दैट इज क्यूब।
क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, आप एक बॉक्स ले लो, आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम भी क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, राइट। क्यूब क्या होता है, जैसे स्क्वायर और बाकी क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस होता है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, ऐसे क्यूब में all the three sides are equal, length, breadth and height, all of them are equal to a. So total surface area of a cube is 6a square. Lateral surface area of a cube is 4a square. Volume of a cube is a into a into a, which is a cube. और अगर by chance आपको डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, रूट, एल की जगह ए डाल दो, बी की जगह ए डाल दो और एच की जगह ए डाल दो। सो दिस इज √3 ए स्क्वायर, और क्योंकि ए स्क्वायर के ऊपर रूट है तो ए अंडर रूट से बाहर आ सकता है। सो √3 ए इज द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो बाय चांस अगर आपको डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है, आप क्यूबॉइड का तो आपको रटना ही रटना है, √L² + B² + H², आप उसमें एल बी एच की जगह ए डाल दो। अंडरस्टूड? रिटन ऑल द फॉर्मूलाज। इसके बाद आएगा सिलेंडर। डन प्रांशु? थर्ड फिगर इज सिलेंडर। देखो पहले ना फॉर्मूला लिखवाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ये आपका सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया तो मतलब टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। सो टोटल सरफेस एरिया होता है, अब देखो इसमें रेडियस r होती है और हाइट ऑफ द सिलेंडर होता है h। सो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है, आपको फिगर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आपको फिगर में जहां पे कर्व्स दिख रहे हैं आप उसको हटा दो। यहाँ पे आपको कौन कौन से कर्व्स दिख रहे हैं, ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, जो सर्कल्स दिख रहे हैं, तो आप इनको हटा देते हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो सर्कल्स हैं इनको रिमूव कर दो। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है πr²h। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर सिलेंडर में पूछो व्हाट इज द एरिया ऑफ द टॉप, टॉप क्या है, सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या है r, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो इसके टॉप का एरिया भी πr² है, इसके बेस का एरिया भी πr² है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस, तो बेस एरिया मतलब बेस का एरिया, तो πr² आपको दे रखा है। तो एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस बोल सकते हैं या एरिया ऑफ द टॉप भी बोल सकते हैं, दोनों सर्कल है और दोनों का एरिया πr²। फोर्थ फिगर है कोन, कोन की ये शेप होती है, कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है πr l+r। और कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब वही है कि कर्व को आप हटा दो, कर्व सरफेस एरिया होता है πr l। l क्या होता है, l होता है ये स्लांट हाइट, दिस इज योर l, दिस इज योर r and this is your h. So we can say l is the slant height. l का फॉर्मूला होता है l is given by √r² plus h², और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। इसके बाद दो चीजें रह गई, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। डन। इसके बाद आपका आता है हेमिस्फेयर, या पहले स्फेयर बताती हूँ फिर हेमिस्फेयर। स्फेयर होता है जैसे आप कुछ भी ले लो, एक बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, ग्लोब ले लो, दे आर ऑल स्फेयर। तो स्फेयर बस एक 3D सर्कुलर शेप होती है जिसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² और जिसका वॉल्यूम होता है 4/3
पाई आर क्यूब। और लास्ट की जो है हेमिस्फेयर, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि पूरा ही सर्कुलर होता है, ये पूरा ही सर्कल है, इसमें क्या सर्कल हटाओगे आप। उसके बाद आ जाता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो? एग्जैक्टली कटोरी जिसमें आप खाना खाते हो, दैट इज अ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर ऐसा दिखता है बेसिकली जैसे सर्कल और सेमी सर्कल होता है। सर्कल को आधा कर दो तो सेमी सर्कल हो जाता है, अगर हम स्फेयर को आधा कर दें तो वो हेमिस्फेयर हो जाता है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये ऊपर वाला कर्व हम हटा देंगे। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, आप स्फेयर के वॉल्यूम को आधा कर दो तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आप सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, मैं 5 मिनट दे रही हूँ। लर्न ऑल द फॉर्मूलाज एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं दूंगी फॉर्मूला जो याद किया हुआ है, याद किया हुआ फॉर्मूला अप्लाई करना। उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद आप एक बार फिर अपनी शीट से वेरीफाई कर सकते हो आपने ठीक लगाया है। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ कॉन्सेप्ट। आंख और कान खोल के सुनना, और जितनी बार समझ ना आए उतनी बार पूछना। ठीक है, देखो आपको ये दिया होगा, ये एक सिलेंडर है, मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस दूंगी। ठीक है, ये सिलेंडर है, ऊपर एक कोन है, और आपको बोला इसका एरिया निकालना। ठीक है, अब आपने एक चीज ध्यान रखनी, जो कर्व्स आपस में मर्ज हो रहे हैं उनका एरिया आपको काउंट नहीं करना। आई रिपीट, जो कर्व्स आपस में मर्ज हो रहे हैं उनका एरिया आपको काउंट नहीं करना। तो पहले हम इस पूरी फिगर को ढंग से देखते हैं, कौन से कर्व्स हैं जो मर्ज हो रहे हैं। ये वाला कर्व मर्ज हो रहा है, कोन और सिलेंडर का जो कर्व है वो मर्ज हो गया, मतलब ये कर्व का एरिया काउंट नहीं होगा। अब आप सिर्फ कोन को देखो, तो अगर मैं कोन को देखूं तो कोन का कर्व तो इंक्लूड हो नहीं रहा, तो कोन का हम कौन सा एरिया यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया। तो आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब आप सिलेंडर को देखो, सिलेंडर को अगर मैं देखती हूं तो सिलेंडर में ऊपर वाला जो कर्व है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो कोन के साथ मर्ज हो गया और वो गया, जो मर्ज हो गया वो गया, उसका आपको कुछ नहीं करना। तो एक तो आपके पास बचा सिलेंडर, और सिलेंडर का जो नीचे वाला कर्व है वो किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहा, तो मतलब उसका एरिया हम काउंट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस। मैं आपको ये एक बात बता दूं, आप जितने क्वेश्चंस करोगे आप देखोगे मोस्टली कर्व सरफेस एरिया हो रहा है, तो कई लोग बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट सब में कर्व सरफेस एरिया लगा देते हैं। बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आया, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो नहीं कर पाया। इस बार बोर्ड में आया था एक क्यूबॉइड के अंदर से हमने सिलेंडर बाहर निकाल दिया, अब बताओ उसका एरिया क्या होगा, राइट? उसके लिए यू हैव टू बी थोरो विद योर कॉन्सेप्ट्स, कि अगर मेरे को ऊपर कोई चीज ऐड करनी है तो मुझे क्या करना है, निकालनी है तो क्या करना है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कोन, कर्व मर्ज हुआ कोन और सिलेंडर का, उसको हटा दिया, आपने लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, आपने लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बट जो नीचे वाला पार्ट है वो तो किसी के साथ मर्ज नहीं है, तो ये तो इंक्लूडेड होगा, तो मैं टिक लगा देती हूँ जो जो हमें इंक्लूड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ बेस। आपको तीनों का फॉर्मूला पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और मैंने आपको बेस का एरिया भी बताया था पाई आर स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू यूज। यस, जैसे कि सिलेंडर का हम पीए से ले सकते हैं, एक फायदा भी कर सकते वो भी कर सकते हो। यस, व्हाई? क्योंकि अगर हम बाद में नीचे वाला बेस that you can you can apply that logic if you want, but what I want is that I should have only one curve
लाइक अब दक्ष ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेके -πr² कर सकते हैं. यस, यू कैन डू दैट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन डू दैट. और सानवी कह रही है कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लेते हैं और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं. यस, यू कैन ऑल्सो डू दैट. माई मोटिव इज कि ऊपर वाला कर्व नहीं आना चाहिए, राइट? या तो स्ट्रेट लगा दो, टेढ़े जाना है टेढ़े चले जाओ, बट मेरा आंसर करेक्ट आना चाहिए और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को ये पता है कि हॉलो का मतलब क्या होता है? आप मुझे एक हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल दे सकते हो? पाइप, आपने पाइप देखी है जिससे हम पानी देते हैं? अजीब सी बनी है बट ऐसी ही होती है पाइप. जो पाइप होती है वो ऊपर और नीचे से ओपन होती है. तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरा सिलेंडर ही हॉलो सिलेंडर है, तो बाय डिफॉल्ट उसके कर्व्स हट जाते हैं. वो चाहे आपको दिख रहे हैं, चाहे आपको नहीं दिख रहे, चाहे वो किसी के साथ मर्ज हो रहे हैं, चाहे वो नहीं हो रहे. अगर एक फिगर के आगे वर्ड यूज हो गया हॉलो, उसका मतलब उसका कर्व जो है वो है ही नहीं है. तो सेम सिचुएशन में अगर आपको बताऊं, सपोज मैंने आपको सेम सिचुएशन दी, चलो अब थोड़ी डिफरेंट दे देती हूँ, इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ हेमिस्फेयर, और मैं ये बोल रही हूँ कि जो फिगर है वो हॉलो सिलेंडर है. सिलेंडर जो है वो हॉलो है. तो हॉलो वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेंडर हॉलो है मतलब ऊपर और नीचे कुछ है ही नहीं, तो पहले ही कर्व्स पे क्रॉस लगा दो. मर्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे डजंट मैटर. तो टिक कहाँ लगा? यहाँ लगा और यहाँ लगा. तो अब ये क्या होना चाहिए? हेमिस्फेयर का क्या होगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कोई बेस नहीं आएगा, कोई टॉप. टॉप तो वैसे भी नहीं आना था क्योंकि टॉप मर्ज हो रहा था, और क्योंकि ये होलो सिलेंडर है मतलब नीचे वाला कर्व नहीं है, तो वो हमें काउंट ही नहीं करना. यस, मर्ज हो गया ना, मर्ज है तो वो गया. देखो आपको ना एरिया का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, द स्पेस विच इट ऑक्यूपाइज. ये तो मैंने ऐसे बनाया. अगर आप इस फिगर को देखोगे, ये आपको फिगर कैसे दिख रही होगी? ये आपको फिगर ऐसे दिख रही होगी. ये कर्व तो मैंने बनाया ना. 3D में इमेजिन करो, राइट? अब 3D में इमेजिन करो कि आप एक सिलिंड्रिकल कप के ऊपर आप एक कटोरी रख रहे हो. अब आप दूर से फिगर को देखो तो आपके जो कर्व्स मर्ज हुए हैं वो आपको, वो थोड़ा ना कोई एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो मर्ज हो गया वो तो गए, जो मर्ज हो गया वो गया. समझ आया? तो आप जैसे वो कह रही है कि भाई ये तो नाइंसाफी हो गई हेमिस्फेयर के कर्व के साथ, कि हॉलो में तो था ही नहीं, आप हेमिस्फेयर का कर्व क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? तो दिख ही नहीं रहा ना हमें. जब दिख ही नहीं रहा, आप ये देखोगे कि फिगर ये मर्ज हो गई है. जब मर्ज हो गई है तो हमें मर्ज्ड कर्व्स नहीं दिखेंगे, आपको उसका एरिया नहीं निकालना. आपको ना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड, ये मैं आपको बता रही हूँ, 10 साल से पढ़ा रही हूँ. एक कॉमन गलती जो मैंने काफी स्टूडेंट्स को करते हुए देखी है वो ये, आपको एक सपोज फिगर दे दिया, अब थोड़ा सिलेंडर से बाहर आते हैं, कौन है, और कोन के ऊपर हेमिस्फेयर दे दिया, और अब आपको पता है क्या, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैम टोटल सरफेस एरिया लिखा था तो लगा दिया मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो पूछा है क्वेश्चन में? नहीं. वो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का मतलब है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सॉलिड का ये बताओ कि टोटल एरिया क्या होगा. लॉजिक आपको वही लगाना है, आपको टोटल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई टोटल वर्ड लिखा है तो भाई टोटल सरफेस एरिया दोनों का लगा दे. यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. आपको अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये कर्व तो हो गया मर्ज, जो कर्व हो गया मर्ज वो गया, बचा क्या, ये और ये. तो इस सॉलिड का एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. समझ आया?
ठीक है, अब जरा थोड़ी और डिफिकल्ट फिगर्स पे जाते हैं। इसका समझ आ गया ना कुछ इसमें? एनीथिंग विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड, बताइए। क्या थी पहली फिगर? सिलेंडर के ऊपर कोन। हाँ जी बताइए, क्या डाउट है आपका? कोन ऐसा होता है, ये कोन को इसके ऊपर रख दिया, कोन का कर्व हो गया मर्ज, तो गया जो मर्ज हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की डेफिनेशन पता है क्या होती है? तो कोन का कर्व तो गया, तो कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लोगे, प्लस ये टिक और ये टिक, राइट? टिक लगा दो जो जो एरिया हमें दिख रहे हैं। अब आपको सिलेंडर को देखो, सिलेंडर के दो कर्व्स होते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला कर्व तो गया, तो अब मैं क्या करती हूँ, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि एक कर्व हो तो क्या फॉर्मूला है, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। या तो कर्व सरफेस एरिया पढ़ा है या टोटल सरफेस एरिया पढ़ा है। तो मैं जो एक टिक ऊपर वाला लगाया वो क्या है? वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है, प्लस जो सबसे नीचे टिक लगा है वो बेस का एरिया, और बेस का एरिया मैंने आपको बताया था सर्कल है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आ गया समझ? और अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ये हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला, मतलब ऊपर और नीचे कर्व है ही नहीं। तो हॉलो सिलेंडर है तो हमें ना ऊपर का कर्व लेना है ना नीचे का कर्व लेना है। उस केस में क्या होता? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अभी हम ऐसा करते हैं, आई विल नॉट मूव टू द डिफिकल्ट फिगर, पहले हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? देखो, पहला जो सरफेस एरिया वॉल्यूम की दो चीजें गांठ बांध देना। पहला फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगना है, दूसरा कैलकुलेशंस। आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस दी होंगी। आई टेल यू एन इजियर वे टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी, यू हैव टू यूज शॉर्टकट्स। जितने शॉर्टकट्स यूज करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा और उतनी जल्दी आंसर निकलेगा, उतना आपका टाइम सेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 13 है ना ये, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें। 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लोग रीड कर लो। मुझे एक जन बुक दे देगा हमारे पास? रीड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 13.1। A vessel is in the form of a hollow hemisphere. Hollow hemisphere मतलब हेमिस्फेयर का कर्व नहीं है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted by a hollow cylinder. देखो दो वर्ड यूज हो सकते हैं, या तो बोलेंगे mounted on a cylinder, या वर्ड यूज होता है mounted by a cylinder. माउंटेड ऑन, ऑन का मतलब होगा कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है। माउंटेड बाय अ सिलेंडर मतलब सिलेंडर ऊपर है। ये आपकी फिगर है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, माउंटेड बाय अ सिलेंडर। माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, हेमिस्फेयर इज माउंटेड ऑन अ सिलेंडर मतलब हेमिस्फेयर सिलेंडर के ऊपर है। हेमिस्फेयर इज माउंटेड बाय अ सिलेंडर मतलब सिलेंडर उसको माउंट कर रहा है, इसलिए सिलेंडर ऊपर आएगा। तो पहले तो आप लोग फिगर बनाओ। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो आपने हेमिस्फेयर बनाया और उसके ऊपर आपने बना दिया सिलेंडर, और दोनों आपके होलो फिगर्स हैं। होलो फिगर्स मतलब आप पहले ही कर्व्स को क्रॉस कर दो, मुझे कर्व्स लेना ही नहीं है। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Diameter of hemisphere is 14 centimeter. तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, क्योंकि कर्व्स मर्ज कर रहे हैं। आगे हम आते हैं, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ये टोटल हाइट ऑफ द वेसल
is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. एरिया बोला है ना, लिखा है एरिया मतलब वॉल्यूम. फाइंड द इनर सरफेस एरिया, उसने दी नहीं थी डेफिनेशन एरिया की. द इनर सरफेस ऑफ द फिगर इज एरिया. अरे एरिया वर्ड मेंशन किया. हाउ कैन यू से दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम? फाइंड द इनर, just give me 2 minutes. ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया. तो सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन द फॉर्मूला. क्या होना चाहिए बताओ, प्रांशु बताए. ऊपर वाला कर्व है नहीं, सिलेंडर को देखो पहले, सिर्फ सिलेंडर को देखो. ऊपर वाला कर्व है नहीं, नीचे वाला कर्व है नहीं, तो ये क्या होता है? क्या बोला ये? CSA. सो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व तो लेना नहीं है. अब हेमिस्फेयर को देखो, हेमिस्फेयर में ऊपर वाला कर्व नहीं है. जिस फिगर की कर्व नहीं होती उसका कर्व सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर. अब फॉर्मूला, सेकंड स्टेप आता है, फॉर्मूला आने चाहिए. तो रेयांश मुझे बताएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. मैम पाई आर स्क्वायर एच. बिल्कुल गलत. आर्यन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. मैम 2BH प्लस LH. बिल्कुल गलत. क्यूबॉइड ढूंढना है ये. अच्छा देखो, ओ 3 स्टेप्स हैं, तीनों में से एक भी स्टेप गड़बड़, आपका आंसर गड़बड़. पहला स्टेप कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टेप फॉर्मूला, तीसरा स्टेप कैलकुलेशन. जहां गए वहां क्वेश्चन 0. अब तो देख लिया होगा 2 पाई आर एच, है ना? अब तो देख ही लिया. अब मैं क्या पूछूं? पूछने का मजा तब आता है जब ऑल ऑफ अ सडन बोला जाता है, मेरी आंखों में आंखें डाल के इस फॉर्मूला का आंसर बताओ, वो मजा है. उसका आंसर दो तो जाने. 2 पाई आर एच. अब फटाफट से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देख लिया गया होगा, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू आस्क. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, चलो हमारे 2 स्टेप्स खत्म हो गए. पहला स्टेप कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप. दूसरा स्टेप फॉर्मूला, वो भी क्रूशियल है, हो गया. तीसरा स्टेप कैलकुलेशन. कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाना है? वेट, सबसे पहले तो हम ये देखें ना कि हमें सारी डायमेंशंस ठीक ठाक गिवन है कि नहीं. सिलेंडर को देखते हैं. सिलेंडर की रेडियस हमें पता है 7, यही नीचे लिख दो. सिलेंडर की हाइट अभी हमें नहीं पता, हमें टोटल हाइट ऑफ द वेसल पता है. वी डोंट नो द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अभी हम इस पे आते हैं. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हमें पता है 7 है, तो h निकालना है. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो ये जो हेमिस्फीयर होता है ना, ये अगर मैं सेंटर ले लेती हूँ तो ये क्या होता है? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. अगर मैं इसको वर्टिकली बना दूं तो सेंटर से हेमिस्फीयर के कर्व को टच कर रहा है, तो ये भी रेडियस ही होती है. सो इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर तो हम कभी यूज नहीं करते, बट कभी मुझे यूज करना हो टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द अदर फिगर, I can use the radius of the hemisphere as the height of the hemisphere. So radius of the hemisphere is equal to height of the hemisphere. ये जो आज की क्लास की जो वीडियो है, ये मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो या आपको रिवाइज करना है, तो आप इसको देख लेना. ठीक है. Radius of the hemisphere is equal to the height of the hemisphere. So इसका मतलब ये भी 7 है ना? तो अब हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी? 13 माइनस 7. पूरे हाइट ऑफ द सॉलिड में से आप हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर को माइनस कर दोगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी 13 माइनस 7 विच इज 6. अब मैं आपको सिखाती हूँ कैलकुलेशन कैसे आसान बना. कैलकुलेशन का एक फंडा याद रखो, वो ये, जितनी चीजें कॉमन ले सकते हो उतनी चीजें कॉमन लो. अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालता हूं, मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालूंगा, मैं उसको ऐड करूंगा, नहीं.
बहुत बुरे तरह फंसोगे अगर कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। आपने क्या करना है, जितनी चीजें कॉमन ले सकते हो उतनी चीजें कॉमन लो। तो पहले आप क्या करो, आप सारी डायमेंशंस डाल दो। रेडियस की वैल्यू डाल दी 7, हाइट आपका आ गया 6 प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर 7 इंटू 7। अब देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। ये आपको 2 पाई दिख रहा है, ये आपको 2 पाई दिख रहा है, एक कॉमन आएगा। ये आपको 7 दिख रहा है, ये आपको 7 दिख रहा है, एक कॉमन आएगा, बस और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सो यू आर गोइंग टू टेक 2 पाई इंटू 7 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 6 प्लस 7। अब खोलो, पाई को लिखो 22/7, इसको लिखो 7 और 7 प्लस 6 13। ये 7 और ये 7 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 44 इंटू 13 और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 100 572 और एरिया की यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया ये आपको? This is the way we are going to solve the question. Just remember the 3 steps in surface area and volume. The first step is the concept, second step is the formula, and third step is the calculation. And in calculation, please ensure you are taking out maximum things common. Then you will easily get your answer. ठीक है? Now try question number 3. ठीक है? And then we will discuss. मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भेजा था जिसमें मैंने आपको वीडियो भेजी थी लॉन्ग डिवीजन मेथड की, 15 मिनट की वीडियो थी। मैंने आप लोगों को कहा था नेक्स्ट ये सब, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हर जगह बहुत यूजफुल होगा। अब यहाँ अटके हो गया जिसने नहीं देखा होगा एल की वैल्यू निकालने में, जिसने देखा होगा उससे निकल गया होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर बनी हुई है ऐसे, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो मतलब इसकी रेडियस 3.5 है, तो हेमिस्फेयर और कोन की रेडियस सेम हो गई। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, तो जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो 15.5 सेंटीमीटर है। यू नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहां पे टोटल वर्ड समझ के टोटल एरिया निकालने लग जाते। सो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो एक इकलौता कर्व आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो हो गया मर्ज, तो वो तो काउंट नहीं होगा। सो दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो अब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखोगे पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 स्टेप्स खत्म हो गए, पहला आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया, दूसरा आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम सबकी डायमेंशंस लिख लेंगे। रेडियस ऑफ द कोन हमें पता है 3.5, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर हमें पता है 3.5, एल हमें पता नहीं है, बट हमें एल का फॉर्मूला पता है। एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपको दे रखा है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर कर दोगे। और एच आप कैसे निकालोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, टोटल हाइट में से आप हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होगा 3.5, सो 15.5 माइनस 3.5 12 आ गया, सो प्लस 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर क्या होता है 12.25, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। जब आपने इसको ऐड किया तो अंडर रूट में 156.25 आया। और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने इस नंबर का भी अंडर रूट करना सिखाया था। होमवर्क तो मुझे सबने भेजे थे। मैं एक बार सिखा देती हूँ आपको कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। आप क्या करोगे, आप ये नंबर लॉन्ग डिवीजन में लिखोगे 156.25। आप पेयर बनाना शुरू करोगे। जब आप एक डेसिमल नंबर का पेयर बनाओगे, प्लीज इंश्योर
कि डेसिमल नंबर उस पेयर के अंदर ना आए। सबसे पहला आप पेयर देखोगे 1 है, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 1 या 1 से छोटा हो। ऑब्वियसली 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। नेक्स्ट नंबर नीचे उतरा 56, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें +1 करोगे और आगे लगाओगे 2 और 2 के बाद लगाओगे डैश। डैश में आप ऐसा नंबर ढूंढोगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके या 56 या 56 से छोटा नंबर आए। तो आप 22 इंटू 2 कर दो, 44 आ गया। अगर आप 23 इंटू 3 करोगे तो 69 आएगा जो 56 से बड़ा हो गया। तो यहाँ आप लिखोगे 2, यहाँ आप लिखोगे 2, यहाँ आप लिखोगे 44, रिमाइंडर आ गया 12। फिर वही प्रोसेस लगाओगे, लास्ट की डिजिट ऐड की तो ये आ गया 24, आगे लगेगा डैश। अब आप नेक्स्ट पेयर नीचे उतारोगे 25। जब आप डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतारते हो, जैसे हम डिवीजन में करते हैं, डेसिमल के बाद वाली नंबर अगर नीचे उतरती है तो हम डेसिमल लगा देते हैं क्वोशिएंट पे। इन द सिमिलर वे अगर आप डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतार रहे हो तो आप ऊपर डेसिमल लगा दोगे। अब 245 इंटू 5 करोगे, 1225 आ गया, यहां लगाया 5, यहां लगाया 5, ये आ गया 1225, रिमाइंडर आपका आ गया 0। इसका मतलब 156.25 का जो स्क्वायर रूट है वो है 12.5। तो आपके L की वैल्यू 12.5 है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आप लोगों को आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में वो भी आप कर लोगे, बट ये मेथड आना चाहिए। हर चीज पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन पर डिपेंड नहीं रह सकते, राइट। ये हो गया सबका, हो गया आपका प्रांशु, हो गया ये, ठीक है। तो अब आपने L की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। L की वैल्यू आपकी आ गई 12.5। अब तो बस आपको फॉर्मूला में डालना है और कॉमन लेना है चीजों को। जितनी चीजें कॉमन आई उतनी चीजें कॉमन लेनी है। फॉर्मूला में डालते हैं पाई, रेडियस की जगह डाला 3.5, L की जगह डाला 12.5 प्लस 2 पाई। पाई को अभी मत खोलो क्योंकि पाई तो कॉमन आना ही आना है। पाई को अभी मत खोलना, ये आएगा 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 3.5। नाउ टेक आउट थिंग्स कॉमन। एक तो पाई कॉमन आ जाएगा और एक आपका 3.5 कॉमन आ जाएगा। तो पाई और 3.5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक 12.5 बच जाएगा और एक ये बचेगा 2 इंटू 3.5। 2 इंटू 3.5 होता है 7। अब पाई को ओपन कर देते हैं, 22/7। 3.5 को 35/10 लिख सकते हो और 12.5 प्लस 7 को 19.5। 7 ये कटा 5 से, ये 5 10 से कटा 2 से, 2 इससे कटा 11 से। तो अब आप 11 इंटू 19.5 निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। सो 11 इंटू 19.5 is going to give me 214.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? पहला क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगे, ठीक है। पहले एक ही कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन विल मूव टू द सेकंड कॉन्सेप्ट, देन थर्ड कॉन्सेप्ट। हाँ, तो इसमें आप लोगों को समझ आ गया ये वाला, ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए आप लोगों को, ठीक है। मैं इसका लिंक आप लोगों को भेज दूंगी, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं और वीडियोस जितने भी क्लास की हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर ओवर देयर, ठीक है।